नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अवनीश शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। सर प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमस्कार, सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। अवनीश जी, वक्फ संशोधन बिल तो बन गया, कानून तो बन गया, लागू भी हो गया। उसके लिए एक समय सीमा भी तय की गई थी, 5 दिसंबर तक पंजीकरण करना था और उसको पोर्टल पर अपलोड करना था। कुल मिलाकर के ये एक आकलन है कि 9 लाख संपत्तियां हैं पूरे देश में और 5 दिसंबर तक करीब 1,51,000 का ही पंजीकरण हुआ, यानी वो पोर्टल पर उनके बारे में जानकारी दी जा सकी। अब स्टेटस क्या है? क्योंकि किरण रिजिजू ने तो कह दिया कि तारीख तो नहीं बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका उल्लंघन कम से कम हम तो नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत महीन काटा है और इसीलिए कहते हैं कि अगर सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से जो मौजूदा कानून हैं भारत के संविधान के तहत, अगर उन्हीं का इस्तेमाल कर लिया जाए तो कोई बहुत बम गोला और इमरजेंसी लगाना और या करना वह करने की आवश्यकता नहीं। मुसलमानों को शुरुआत से पता था कि इसका क्या होने वाला है। अच्छा है, उनके अंदर शत्रुबोध है, बड़ा अच्छा है। वो तो मतलब सबको शत्रु ही मानते हैं क्योंकि शत्रुबोध ही उनको सिखाया जाता है, तो उनके अंदर शत्रुबोध तो है। अभी की स्टेटस अगर आपको बता दूं सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये गए कि 5 तारीख की, आज 8 तारीख हम लोग बात कर रहे हैं, 5 दिसंबर की रात 12 बजे उम्मीद पोर्टल, अच्छा नाम भी आप देखिए, अब ये नाम किसने रखा है। हमारे यहाँ सर आम चलन की भाषा में है कि पैर भारी हैं, फलाने उम्मीद से हैं, इस तरीके से हम लोग बोला करते हैं, दर्शक समझ रहे होंगे। तो भाईजान उम्मीद से थे कि 5 दिसंबर की मध्य रात्रि तक जितने भी इनकी वक्फ प्रॉपर्टी है उनको वो उसमें अपलोड कर दें। ये सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं साहब, बहुत सारी उसमें फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें हमको खोजनी है, लगानी है, जियो टैगिंग करनी है, या करना है, वह करना है, तो साहब इसकी डेट बढ़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया, रोक लगाने से इनकार नहीं किया, खारिज कर दिया। और किस आधार पर खारिज किया? सर, जो कानून बनाया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में ही नहीं है कि वो इसमें कोई डेट बढ़ाए या कोई बात कर सके, इसलिए खारिज हुआ है। खारिज किया है, आदेश नहीं किया कि हम नहीं करेंगे, खारिज कर दिया। किरण रिजिजू साहब ने भी क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, टाइम बढ़ाना तो हमारे अख्तियार में भी नहीं है इस कानून के हिसाब से, लेकिन हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि तुमको 3 महीने का टाइम दे दे रहा है, हम कोई जुर्माना, कोई पेनल्टी, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब अगर 5 दिसंबर को ये समाप्त हो गया तो फिर ये भरेंगे कैसे, और कितने अब तक भरे गए ये भी अभी बता रहा हूं। कितना बड़ा क्रांतिकारी परिणाम इसका आने जा रहा है, मैं ये बता रहा हूं दर्शकों, जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। रिजिजू साहब ने बिल्कुल उस तरह से बिहेव किया जैसे कोई चलते ट्रेन में WT पकड़ा जाए और TT बड़ा अच्छा व्यवहार करते हुए कहे कि अच्छा चलो, तुम्हारे ऊपर कोई पेनल्टी या इस टाइप की चीज नहीं है, GRP को बुला के उसके हवाले नहीं करूंगा, एक काम करो, चलते जाओ, अगले स्टेशन पर बेटा उतर लेना। इतना ही कहा है रिजिजू जी ने कि इतना ही हम तुम्हें, क्यों? क्योंकि इस कानून के अंदर ही ये प्रोविजन है कि केवल और केवल कुछ भी इसमें करने का अधिकार वक्फ ट्राइब्यूनल्स को है। सोचिए आप, कितना बड़ा शक्ति दिया है इस कानून ने उसी ट्राइब्यूनल को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह अधिकार नहीं है, तुम ट्राइब्यूनल के पास जाओ, मैं तुम्हारा मुकदमा खारिज करता हूं, तुम गलत जगह आ गए हो, डेट बढ़वाना है तो ट्राइब्यूनल के पास जाओ। इसी एक्ट में ये प्रोविजन है कि स्टेट ट्राइब्यूनल्स जितने हैं वक्फ के, वो मैक्सिमम 6 महीने तक इस समय काल को बढ़ा सकते हैं। एक 6 महीने और हैं, 6 महीने बीत गए 5 को, अभी 6 महीने हर ट्रिब्यूनल। और सबसे पहले पंजाब का वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल पहुंचा और ट्रिब्यूनल ने उसको फिलहाल 3 महीने की
दे दी है। धीरे धीरे सारे स्टेट, अच्छा कोई सेंट्रल ट्रिब्यूनल तो है नहीं इसके लिए, सारे स्टेट ट्रिब्यूनल हैं। तो जितने मुतलवी हैं, जितने ये लैंड बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर वाले हैं, जो उपभोग करने वाले हैं, जितने मालिकाना हक रखने वाले हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे मुतलवी हो, वो सब स्टेट ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं। और मैं सर हाथ जोड़ के ट्रिब्यूनल से अपील करूंगा सारे कि इनको 3 महीना, 1 महीना नहीं, 6 महीने का पूरा समय दीजिए, पूरा समय दीजिए 6 महीने का, और कि ये उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर सकें। सर अगर डेटा बता दूं तो 5 तारीख की रात तक भारत में कुल 8,80,000 वक्फ की संपत्तियां थी, 8,80,000, और उसमें से अपलोड हुई हैं 2,16,000। तकरीबन ये 25% के आसपास बनता है, यानी 75% वक्फ प्रॉपर्टियां अभी भी अपलोड नहीं हो सकी हैं। क्यों नहीं हो सकी हैं? सर याद कीजिए, जब वक्फ आ रहा था तो ये लोग क्यूआर स्कैन लेके मस्जिद मस्जिद, सड़क सड़क अभियान चला रहे थे कि स्कैन करिए और सरकार को इससे आपत्ति दर्ज कराइए, नहीं होना। उस समय तो तुम बड़े हाईटेक थे, उस समय तो तुम्हारा मोबाइल स्कैन कर ले रहा था, नेट चल रहा था, धंधना के चल रहा था। और मध्य प्रदेश 6 तारीख को, 6 दिसंबर, एक तरफ दूसरा दिन तक कुफ्त भरा और रात में समाप्त हो गया। तो 6 दिसंबर को मध्य प्रदेश में एक मामला गया वहां की हाईकोर्ट में, और उन्होंने कहा कि साहब ये पोर्टल चल ही नहीं रहा है, उम्मीद ये तो सर्वर ही बैठ जा रहा है और इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ट्रिब्यूनल के पास जाओ। सर जिन्होंने इसके विरोध के लिए नीचे का पसीना ऊपर कर दिया था, क्या इन्होंने पिछले 6 महीने में अपना पूरा दम नहीं लगाया होगा कि सारी की सारी 8,80,000 प्रॉपर्टियां एनरोल हो जाएं उम्मीद पोर्टल पे? लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पाई? सर इन्हीं का एक नारा उधार लेता हूं, हम कागज नहीं दिखाएंगे। कागज ही नहीं है। सर कागज नहीं था, कागज नहीं है, कागज नहीं होगा। इसीलिए मैंने हाथ जोड़ के कहा कि सर सारे ट्रिब्यूनल्स के जितने भी हाकिम लोग हैं सुन लो, 6 महीना पूरा पूरा और बढ़ा दो ताकि ये कागज पैदा कर लें। कागज इनसे पैदा नहीं होगा क्योंकि कागज नहीं है। और सर मैं आज आपको वक्फ का भविष्य बता रहा हूं। वक्फ नाम का सबसे बड़ा लैंड जिहाद करने वाला लैंड जिहादी 75% अपने अवैध कब्जे को गंवा चुका है, मुक्त हो चुका है। सर ये 1% अगले 6 महीने में और नहीं बढ़ा पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और इनके साथ सबसे बड़ा धोखा किसने किया है? ममता बनर्जी ने किया। 80,800 कुछ प्रॉपर्टियां वक्फ की रजिस्टर्ड हैं सर वेस्ट बंगाल में, और ये जो 2,16,000 अपलोड हुए हैं उसमें सबसे वर्स्ट अगर कहीं का परफॉर्मेंस रहा है तो मात्र 1% वक्फ प्रॉपर्टियां बंगाल में अपलोड हो सकी हैं। क्यों? क्योंकि ममता डायलॉग मारती रही कि गोली मार दो लेकिन हम वक्फ नहीं लागू करेंगे। उनको ये पता था कि उनकी बिसात नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून, इसको लागू करना ही पड़ेगा। और आधी रात में चुपके से कर दिया। मुसलमानों जाओ ममता बनर्जी से पूछो, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टियां खाने का इंतजाम कर लिया, तैयारी थी ही नहीं। तो सर 75% 8,80,000 प्रॉपर्टियों में से मैं कहता हूं कि 1-2% और ये कहीं से कागज ले आए। इन्होंने हालांकि पूरी कोशिश कर ली है कागज लाने की, कागज नहीं है सर। और बिना कागज के, बिना रजिस्टर्ड डील के, बिना बैनामे के अपलोड हो नहीं सकती। और जो नया वक्फ है उसके हिसाब से ये सारी जमीनें उनके मूल मालिकों को, जिसमें से 80 to 90% गवर्नमेंट जमीनें हैं, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, उसमें पीडब्ल्यूडी की जमीन है, उसमें नगर पंचायतों की जमीन है, नगर निगमों की जमीन है। काश्तकार, मैं तो आज सर सोच रहा हूं उसके बारे में, जो साउथ का एक बंदा अपना खेत बेचने गया अपनी किसी जरूरत के लिए, अपना कागज लेके गया था, और जब कागज लेके गया रजिस्ट्री करने के लिए तब पता चला कि मेरा तो खेत ही वक्फ है, मैं बेच ही नहीं सकता। अब क्या होगा सर? कागज तो उस किसान के पास है, मौलाना मुतलवी के पास कौन सा पेपर है? अपलोड नहीं हुआ है होगा। इन 2,16,000 में से मेरा दावा है वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि कागज मुतलवी के पास नहीं होगा। जबानी रुमाल रख दिया था मौलाना ने और कह दिया कि ये वक्फ की है। अब क्या होगा सर?
अब वो सारी प्रॉपर्टियां उनके मूल लोगों को, अगर वो प्राइवेट ओनर्स हैं तो उनको मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने स्कूलों, धर्मशालाओं, मंदिरों, मंदिर परिषद, ग्राम पंचायत की जमीन, सरकारी जमीन, पार्क, खेत, सबको इस तरह से कब्जाया है। और अगर ये रजिस्टर्ड नहीं करा पाएंगे, यानी अपना कागज दिखा के उसे अपना नहीं सिद्ध कर पाएंगे, तो वो स्वाभाविक है कि वो मूल जो मालिक है उनके पास जाएगा। जहां कहीं इन्होंने इमारतें बना रखी हैं अदर से, मदर से, मस्जिद, ये वो, तो उसका एक सिंपल सिविल सूट होगा और सिविल सूट से आएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि कोई अवैध सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं है। धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से यह नजीर निकाल के पैन इंडिया एक गाइडलाइन बनवा दिया है सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर चलने का। तो उसके आधार पर किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, वहां बुलडोजर चलेगा। आप सोचे सर, सबसे बड़े लैंड जिहादी का इलाज। और अंतिम 1 मिनट सर, ये जो बिना मौसम मौलाना मदनी ने जिहाद शब्द के नाम की बरसात की है ना सर, उसके बाद एक झड़ी लग गई है। इकरा हसन जिहाद, सपा सांसद, वो जिहाद जिहाद करती घूम रही हैं कि आपने हमारे जिहाद को है अल्लाह बदनाम कर दिया, हमारा जिहाद तो कितना प्यारा है, आपने बदनाम कर दिया। दूसरे सांसद सपा के, वो संसद में जिहाद करने चले थे। मौलाना मदनी की लाइनों को जरा सुन लीजिए, दर्शक याद कर लीजिए, उन्होंने क्या कहा था। देखिए, जिहाद को आप लोगों ने बदनाम कर दिया है, हमारे जिहाद जैसे पवित्र शब्द को आप लोग थूक जिहाद, लव जिहाद और लैंड एजुकेट। जिहाद, हम्म। लैंड जिहाद। सर, ये वक्फ से जो 75% अवैध कब्जे की नसबंदी की गई है, इस नसबंदी से उपजा हुआ वो दर्द है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप हमारे जिहाद को बदनाम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक अचीवमेंट है सर। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई जरूरी नहीं कि बड़े तोप और तलवार चला लिए जाएं। अगर मौजूदा संविधान के अंदर कायदे से कानून बना लिए जाएं तो बहुत बड़े बड़े परिणाम, और ये वक्त बहुत बड़ा परिणाम देके भारत को जा रहा है। गजवाए हिंद के एक एलिमेंट जिसमें जमीनों पर कब्जा, 8,80,000 प्रॉपर्टी और लाखों लाख हेक्टेयर जमीन पर, वो अगर मुक्त हो रहा है तो गजवा हिंद की बुनियाद हिल रही है सर, अगर थोड़ी बहुत पनपी भी तो। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुतों की दुकानें बंद होने जा रही हैं जो लैंड ग्रैबर बने हुए थे, जिन्होंने जमीनों पर अवैध कब्जे किए हुए थे, वक्फ की प्रॉपर्टी पर भी बहुत मोटी अपनी प्रॉपर्टी बना रहे थे। उन सब की दुकानें भी बंद होने जा रही हैं, चाहे वो हैदराबादी हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों या उत्तर प्रदेश के हों। अवनीश जी, इनकी भी दुकानें बंद होने जा रही हैं। सर, एक चीज और, दर्शक चौंकेंगे हो सकता है, या हो सकता है दर्शक बड़े प्रबुद्ध हैं, उनको जानकारी हो। ये वक्फ की लैंड को एंजॉय करने वाले, वक्फ की प्रॉपर्टियों पर अपनी निजी कांड करने वाले या निजी फायदे के लिए कब्जाने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं है। जिस दिन लिस्ट पब्लिक होगी सर, उस दिन ये पता चलेगा कि कौन कौन से पारिवारिक राजनीतिक दुकानें, वक्फ की जमीन, करोड़ों करोड़ों की प्राइम लोकेशन पर बिल्डिंग्स, उसके असली मालिकाना हक आज उपयोग के नाम पर किसके पास है। कागज नहीं है, क्योंकि वक्फ का कोई कागज पूछ नहीं सकता था। अब उससे वो बेदखल होंगे, उससे बेदखल होंगे। मैं सर अकेले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 3-4 ऐसी प्रॉपर्टियां बता दूं, जाने दीजिए, फिर हम लोग एक वीडियो कर लेंगे सर उसमें, तब तक तो ये बिलबिला के इनका दर्द बाहर आ जाएगा। वो बेदखल होंगे सर, होटल बना के चलाया जा रहा है, मालिकाना हक किनके पास है। सैफई तक दर्द पहुंचेगा सर, कांग्रेसी परिवारों तक दर्द पहुंचेगा सर। मोहसिना किदवई की भी आत्मा जहां कहीं भी होगी, सलमान खुर्शीद समझेंगे, लुई खुर्शीद समझेंगी, बहुत नाम आएंगे सर। केवल इसमें मुसलमान ही नहीं है, इसमें बहुत से इन पार्टियों के, राजघरानों के हिंदू नाम शामिल हैं, जो मालिक, जिनको उपकृत किया। भाई, जब कोई अवैध काम करने वाला अगर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर अवैध कब्जा करता है तो 10,000 देके किसी को उपकृत करता है। ऐसे ही लोगों को उपकृत किया गया है। ऐसी तमाम प्रॉपर्टी ओनर सभी निकलेंगे जो हिंदू नामधारी निकलेंगे,
और वक्फ के जमीनों पर मालिकाना हक उनका है, इस्तेमाल वो कर रहे हैं, कागज नहीं है। जी सर। तो दुकानें तो बहुत बहुत बंद होंगी सर। मुझे एक लाइन बहुत याद आ रही है चलते चलते कि मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में बहुत गिलास टूटेंगे इस शराब खाने में सर, अभी बहुत गिलास टूटेंगे। मोहन सिन्हा जी वैसे अभी हैं, तो अरे उनके उनकी पति आत्मा, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनके अंदर की आत्मा, वो चीख तो नहीं पाएंगी ना, मुंह से कह तो नहीं पाएंगी सर। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है सर, बजरा मारे रोहो न दे। मतलब जो ताकतवर होता है वो मारता भी और रोने भी नहीं देता। सही है। अवनीश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि दर्शकों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, अच्छी लगी है ये चर्चा, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को शेयर भी करें, फॉरवर्ड करें ग्रुप्स में अपने मित्रों को। ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लें। अवनीश जी का चैनल है प्रारब्ध, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे विषयों पर चर्चा होती है। उसको भी सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत-बहुत धन्यवाद अवनीश जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, प्रणाम।